अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयब है। ये कहानी मेरी है। जब मैं एक रोड ट्रिप पर था, लाहौर से कराची जा रहा था। रात का वक्त था और मुझे रेस्ट करना ज़रूरी लग रहा था, इसलिए मैं एक छोटा सा सस्ता होटल देखकर रुका। होटल एक पुराने हाईवे पर था। कहीं शहर से दूर पार्किंग में सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी थी, तो लग रहा था ज़्यादा लोग नहीं रुके होंगे। मैं कराची से लाहौर किसी काम के सिलसिले में जा रहा था। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मुझे दरमियान काफ़ी शहरों में भी स्टे करना था। जब मैं वो होटल पहुंचा और रिसेप्शन पर एक अजीब सी औरत दिखी, बिल्कुल बेतसीर और बोर्ड लग रही थी। उसका चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे अपने काम से बिल्कुल बेजार हो। लॉबी का माहौल भी उतना ही पुराना और अजीब लग रहा था। फर्नीचर जैसे पुराने ज़माने का हो और दीवार का वॉलपेपर भी घिसा हुआ और काफ़ी फटा हुआ था। रात में देर काफ़ी हो चुकी थी, तो मुझे बस एक बेड और थोड़ी नींद चाहिए थी। रूम में जाते ही मैंने अपना टूथब्रश निकाला, दांत साफ किए और बेड पर लेटते ही लैंप बंद कर दिया। मुझे अगले दिन एक और लंबा सफ़र करना था, तो नींद काफ़ी ज़रूरी थी। तभी एकदम से दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। अजीब लगा, लेकिन मैंने पीप होल यानी दरवाजे में जो सुराख होता है वहां से देखने की कोशिश की। मुझे पीप होल से कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अंधेरा। मैंने दरवाजे के नीचे से रोशनी का क्रैक चेक किया, लेकिन कोई पाँव या परछाई नजर नहीं आई। मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो दरवाज़ा हल्का सा खोला। बाहर कोई नहीं था। फिर मैंने दोनों तरफ देखकर कंफर्म किया। हॉलवे खाली था। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा हो। दरवाज़ा बंद किया और इस बार दरवाज़ा लॉक भी कर दिया, लेकिन फिर से नॉक हुआ, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। मुझे गुस्सा आया और मैं फ़ौरन उठकर पीप होल से दोबारा देखना शुरू कर दिया, और इस बार मुझे क्लियरली हॉलवे दिख रहा था। मैं परेशान हो गया कि पीप होल पहले मुझे हॉलवे तो नहीं दिखा रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन हॉलवे बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। मुझे घबराहट महसूस होने लगी। मैंने फ्रंट डेस्क पर जाकर रिसेप्शनिस्ट को कहा कि कोई बार बार नॉक कर रहा है मेरा दरवाज़ा। कैमरा चेक करने को कहा, लेकिन उसने बेतसीर आवाज़ में कहा हॉलवे में कैमरास नहीं है, और बताया कि पूरे होटल में आपके अलावा और सिर्फ एक ही गेस्ट मौजूद है। उसका एटीट्यूड देखकर मुझे समझ आ गया कि ये मदद नहीं करेगी। मैं अपने कमरे में वापस गया, दरवाज़ा लॉक किया, बोल्ट लगाया और अपने हेडफोन्स लगाकर रिलैक्सेशन वीडियो चला दी ताकि मैं आवाज़ ना सुन सकूं। और इसी दौरान मैं सो भी गया। जब थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि कोई मुझे कॉर्नर से देख रहा है। मुझे एक साया दिखाई दिया, एक 10 फीट लंबे आदमी का। सिर छत से टकरा रहा था। मेरा दिल जोरदार धड़कने लगा। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर से लेटे हुए मुझे थोड़ी देर लगी सुकून में आने में, लेकिन जब मैंने फिर से साइड चेंज की और देखा, वापिस से वही शैडो अब मेरी दूसरी तरफ नजर आया। मैं बेड के एज पर क्लोर करते हुए ज्यादा ध्यान से देखने लगा। मुझे वो बाजू हिलता हुआ दिखाई दिया, बहुत लंबा बाजू। वो साया अननेचुरल सा लग रहा था। मैंने जल्दी से लैंप तक हाथ बढ़ाया और जब लाइट ऑन की तो वहां भी कोई नहीं था। अब मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने सब सामान उठाया, की ली, रिसेप्शनिस्ट को दी और सीधा वहां से निकल गया। उस औरत ने मुझे रोका भी नहीं। रात के इस मजीद अजीब लम्हे से दूर एक नई जगह जाकर ही चैन की सांस ली। ये था मेरा वाकया जो मेरे साथ हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं एक रोड ट्रिप पर था, जो कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था। और ये एक ऐसे हाईवे थी जहां
आबादी बहुत ही कम थी। ऐसे इलाके जहां आप घंटों तक चलते हो लेकिन कोई भी बिल्डिंग नहीं दिखाई देती, बस लंबे रास्ते और खुली ज़मीन होती है। ऐसी जगह जहां अगर आपको मदद चाहिए हो तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। वक्त शाम का था, शायद 4:30 या 5 बज रहे थे और धूप धीरे धीरे छुप रही थी। मैं घंटों से ड्राइविंग कर रहा था और 30 मिनट से कोई और गाड़ी नज़र नहीं आई थी। तभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो सड़क के किनारे खड़ा था और अपना हाथ हिला रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। जैसे ही मैं पास आया, मैंने देखा कि वो एक पुरानी सेडान के साथ खड़ा है जिसका बोनट खुला हुआ था। गाड़ी थोड़ी झुकी हुई थी, शायद किसी टायर के फटने की वजह से। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या मुझे रुकना चाहिए या नहीं। आजकल सभी ने ऐसी कहानियाँ सुनी होती हैं और सबको ये सलाह दी जाती है कि अजनबी लोगों के लिए नहीं रुकना चाहिए, मगर वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लगभग अपनी 30s के आखिर या 40s की शुरुआत में। जीन्स और टी शर्ट पहने हुए था, कुछ अजीब नहीं था और धूप भी थी। मैं सोचता था कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी चाहता कि कोई मदद करे। इसलिए मैंने गाड़ी धीरे धीरे रोकी और उसकी गाड़ी के आगे थोड़ी दूर रुक गया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट छोड़ दी क्योंकि पता नहीं था क्या हो। वो आदमी मेरे पैसेंजर साइड की विंडो के पास आया और मैंने विंडो को थोड़ा सा खोला, बस उतना ही कि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं और उसके सवाल का जवाब दे सकूं। शुक्रिया यार रुकने के लिए, उसने मुझे इतना ही कहा। थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था वो। मेरी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गई है और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है। मैं घंटे से किसी को रोकने के लिए कह रहा हूँ, क्या तुम मुझे अगले पेट्रोल पंप तक छोड़ सकते हो या कम से कम फ़ोन ही दे दो। उसकी आवाज़ में असलियत थी और उसका चेहरा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पागल हो, लेकिन वो किसी ऐसी इंसान का चेहरा था जो हार गया हो। फिर भी कुछ बात थी जो मेरे दिमाग में कुछ गलत लग रही थी। हो सकता है कि वो इतना तन्हा था या फिर मेरी जहानियत मुझे कह रही थी कि हो सकता है कुछ गलत हो। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर कहा, हाँ, मैं किसी को फ़ोन करने में मदद कर सकता हूँ। सबसे नज़दीक पेट्रोल पंप कहाँ है? वो 15 मिनट की दूरी पर है, उसने कहा, थोड़ा रिलीफ फील करते हुए। लेकिन हाईवे पर पेट्रोल पंप नहीं था, उसके लिए 5 किलोमीटर और आगे जाना पड़ना था। उसने कहा कि आप मुझे लेके चले, मैं आपको दिखाता हूँ पेट्रोल पंप कहाँ है। इस बात ने मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस कर दिया क्योंकि मुझे मोड़ लेना पड़ेगा और उसने कोई पेट्रोल पंप का नाम भी नहीं बताया। मैंने उसकी बातों को दरगुजर करते हुए बस इतना कहा कि हाँ, मैं आपको फ़ोन करवा देता हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। उसने अपने गर्दन को रगड़ते हुए कहा कि मुझे नंबर भूल गया है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। मैं अब क्या तुम्हारे साथ ही चल सकता हूँ? फिर हम साथ ही चलकर वहाँ पेट्रोल पंप तक पहुँच जाएंगे। अब मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा था। वो कोई अग्रेसिव नहीं था, लेकिन पूरा सिचुएशन थोड़ी अजीब लगने शुरू हो गई थी। मैंने उसे कहा कि मैं अजनबी को राइड देना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर इतनी तन्हा जगह पे। वो ज़्यादा नहीं बोला, मगर उसका चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे वो अपनी नाराज़गी या डिसअपॉइंटमेंट को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने मुझे कहा, ठीक है यार, एक पॉज के बाद, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मैं काफ़ी देर से यहाँ हूँ और काफ़ी गर्मी है। ये रिक्वेस्ट मुझे रीज़नेबल लग रही थी। मेरे पास थोड़ी पानी की बोतल्स थी। रुको, मैं बोतल देता हूँ। जब मैंने पानी की बोतल उसको देने के लिए अपने सीट के पीछे से निकाली, तभी मैंने देखा कि वो गाड़ी के पास और करीब आ गया था, जैसे वो अंदर देखना चाहता हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को कहा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही शक कर रहा हूँ। मैंने पानी उसको विंडो से दिया और वो उसे पीने लगा। उसने कहा, शुक्रिया। कैप खोलकर एक लंबा घूंट पिया। फिर उसने अपने हाथ से अपने मुंह को पोंछा और विंडो के पास और नज़दीक आके बोला, तुम्हें सच में राइड नहीं देनी है? मैंने सर हिलाया, माफ़ करो यार, मैं नहीं दे सकता। एक पल के लिए वो बस वहाँ खड़ा रहा,
और तभी मैंने महसूस किया कि उसका पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया है। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेटेड से कुछ और हो गया था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन ये चेहरा कुछ ऐसा था जो कुछ गलत करने जा रहा हो। ठीक है, उसने कहा स्टेप बैक करते हुए। पानी के लिए शुक्रिया। मैं विंडो बंद कर रहा था कि उसने अचानक डोर के हैंडल पकड़ लिए। क्या हो रहा है, मैंने चीख कर कहा। डोर को लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने डोर खोल दिया और मैं रिएक्ट कर पाता उससे पहले उसके हाथ में छुरी थी। अपने वॉलेट और कार कीज दे, उसने कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। मैं काफ़ी डर गया और मुश्किल से सोच पा रहा था। मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं, लेकिन जो मैं कर सकता था वो बस उसकी तरफ देखना और अपना वॉलेट उसको देना था। गाड़ी से निकल, उसने कहा, छुरी को दिखाते हुए। मैं सोच रहा था कि वो गाड़ी ले जाए और मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो बस वहां खड़ा रहा और मुझे देख रहा था, जैसे कुछ और डिसाइड कर रहा हो। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसने कहा, लेकिन उसके हाथ में छुरी थी। बस रोड पर चल और पीछे मत देख। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फौरन चलना शुरू कर दिया। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो गाड़ी नहीं चली। वो बस कुछ देर तक मुझे रियरव्यू मिरर से देख रहा था। फिर मुझे ये लगने लगा कि ये वक्त कब कटेगा। तब तक गाड़ी चल पड़ी। मैं कम से कम 1 माइल तक चलता रहा। तब मैंने मुंह पीछे किया और देखा कि सड़क बिल्कुल खाली थी। मुझे काफ़ी घंटे लग गए जब मैंने एक और गाड़ी को रोक लिया। फिर भी मुझे डर लग रहा था कि वो भी एक और झूठ बोलने वाला हो। आखिरकार मैंने एक पेट्रोल पंप पे पहुंचा और पुलिस को बुलाया, लेकिन वो आदमी कभी नहीं पकड़ा गया। वो बस गायब हो गया, मेरी गाड़ी और सारी चीज़ें लेके। ये था एक क्रीपी सा वाकया जो मेरे साथ हुआ। एक रोड इंसिडेंट है जो कि मुझे लगता था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं छोटा था, मेरी बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर होती थी। हमारी फैमिली के फाइनेंस टाइट थे और अम्मी ही हम 4 बहन भाइयों का ख्याल रखती थी। मैं सबसे छोटा था, इसलिए मुझे सबसे छोटा रूम मिला हुआ था। ये रूम ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ था। एक छोटा सा स्क्वायर रूम विद वुडन फ्लोरिंग। इस कमरे में 2 बड़े वेंट्स थे, एक 2 मुख्तलिफ कॉर्नर्स में फ्लोर पर और 2 सीलिंग में। मेरे बेड ने ही आधा कमरा ले रखा था। ये इतना ही छोटा रूम था। जब मैं 15 साल का था, अपने बेड पर बैठा होमवर्क कर रहा था क्योंकि रूम में डेस्क नहीं था। अचानक मुझे एक बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल क्लियर और करीब से। मैं फ़ौरन अपने कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम और किचन चेक किया, मगर सब ऊपर थे। यूजुअली लोग ऐसे मोमेंट्स को इमेजिनेशन कह देते हैं और ये कहकर टाल देते हैं, मगर ये बिल्कुल स्टूपिड बात है। मुझे वो हंसी बिल्कुल सच में सुनाई दी थी। इमेजिनेशन का कोई सवाल ही नहीं था। फिर भी मैंने अपना होमवर्क कंटिन्यू किया, लेकिन एक कान से आवाज़ सुनता रहा, बस प्रिकॉशन के लिए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ और मैं ऑलमोस्ट रिलैक्स हो गया था, मगर जैसे ही ये थाउट आया, वो आवाज़ फिर से आई, इस बार और ज़्यादा क्लियर। एक बच्चे की हंसी नहीं, इस बार हल्की सी गुनगुनाहट। मुझे इस दफ़ा बिल्कुल यकीन था कि ये साउंड रूम के अंदर से ही आ रहा है, बाहर से नहीं। मैंने सोचा कि मेरा भाई मुझे तंग कर रहा होगा और मैं साउंड को फॉलो करता कॉर्नर तक गया। जब मैंने नीचे फ्लोर वेंट की तरफ देखा, मुझे लगा आवाज़ वहीं से आ रही है। मैं नीचे घुटनों पर बैठा और अपने कान वेंट को बिल्कुल पास ले आया। उस वक्त कोई आवाज़ नहीं थी। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। मुझे क्यूरियोसिटी होने लगी। मैंने अपने कान उठाया और अपनी वेंट को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने ले आया। तब मुझे रियलाइज़ होने में 1 सेकंड लगा। मुझे वहाँ से जैसे लगा कि कोई आंखें मुझे घूर रही हैं। वो आंखें मुझे नीचे से देख रही थी। मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी और मैंने ज़ोर से चिल्ला के अम्मी को बुलाया। वो फ़ौरन मेरे कमरे में आई, मगर तब तक ना कोई आवाज़ थी और ना वो आंखें। अम्मी को लगा कि मुझे नींद की कमी की वजह से हेलुसिनेशन हुआ है। मैंने खुद से कहा, मैं इस कमरे में नहीं सो सकता।
उस रात मुझे अम्मी के कमरे में सोने दिया गया। पूरा एक हफ्ता मैं उनके साथ ही सोया, जब तक उन्होंने डांट के मुझे वापस भेज दिया। अगले 4 साल तक मैं उसी कमरे में सोता रहा, जब तक हम शहर में मूव नहीं हो गए। खुदा का शुक्र है वो क्रीपी आवाज़ या आंखें मुझे दोबारा कभी नहीं सुनाई दी और ना ही दिखी। सिर्फ उसी एक रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। ये था मेरा वाकया जो मेरे साथ कुछ सालों पहले हुआ। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर सेंड करें ताकि आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। अल्लाह हाफिज़।